नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, ये चुनाव सिर्फ वोट का नहीं, नैरेटिव का है और इस बार सवाल ज्यादा बड़ा है। तो टॉपिक आप समझ गए होंगे। आज का मुद्दा सवाल ये कि क्या देश की राजनीति अब पूरी तरह वादों, आरोपों और ध्रुवीकरण के सहारे चल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल क्यों। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी खुद को मजबूत नेता के रूप में, सशक्त नेता के रूप में स्थापित कर चुकी हैं। उनका राजनीतिक जो स्टाइल है वो साफ है, सीधी टक्कर, लोकल मुद्दों पर पकड़ और बीजेपी के नैरेटिव को चुनौती। लेकिन दूसरी तरफ अमित शाह लगातार घुसपैठियों का मुद्दा उठा रहे हैं। अब यहां देखिए, सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हीं के मंत्रालय के पास है। अगर घुसपैठ हो रही है तो क्या यह सिस्टम की विफलता नहीं, और अगर विफलता है तो जवाबदेही किसकी होनी चाहिए? ये तमाम वो सवाल हैं जो आज इस चर्चा को बेहद दिलचस्प बनाते हैं। और इस चर्चा में यही कोशिश होगी कि ये सवाल जो खड़े हो रहे हैं, इनके जवाब मिल पाए। अगर आपके पास भी कोई जवाब हो तो जरूर दीजिएगा। असम में मामला और दिलचस्प हो जाता है। हेमंत बिस्वा शर्मा का पूरा राजनीतिक नैरेटिव काफी हद तक पहचान और ध्रुवीकरण इसी के इर्द गिर्द घूमता दिखाई देता है। लेकिन इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी AIMIM और बदरुद्दीन अजमल की AIUDF के बीच संभावित तालमेल की जो चर्चा है, उसने मुस्लिम वोट बैंक में एक अलग ऊर्जा पैदा कर दी है या हलचल पैदा कर दी है। इससे चुनावी समीकरण जो है वो पूरी तरह से बदल सकते हैं, क्योंकि अब मुकाबला सिर्फ बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं, बल्कि अगर देखा जाए तो बहुकोणीय हो गया है। बहुकोणीय, और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये जमीनी तस्वीर कह रही है, धरातल से तस्वीर कह रहे हैं, समीकरण बता रहे हैं। तो समझे आप दोस्तों कि ये जो मुकाबला है वो दो दलों के बीच नहीं, यानी बीजेपी और कांग्रेस के नहीं, बहुकोणीय हो चुका है, जैसा कि मैंने जिक्र किया है AIUDF और AIMIM का। अब आते हैं दक्षिण भारत पर, जहां राजनीति का समीकरण अगर हम देखें तो पूरी तरह अलग है। तमिलनाडु में विजय की नई राजनीतिक एंट्री ने हलचल मचा दी है। अब आप सोच रहे होंगे हलचल क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए, उनकी पार्टी का सीधा असर बीजेपी पर पड़ता दिख रहा है, जो पहले ही राज्य में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। चुनौती अब कहीं ना कहीं विजय के रूप में दिखाई पड़ रही है। विजय का स्टारडम और युवाओं में उनकी जो लोकप्रियता है, वो बीजेपी के लिए एक नई चुनौती बन सकती है। क्योंकि यहां अगर हम देखें तो भावनात्मक कनेक्शन और जो क्षेत्रीय पहचान है वो बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, एक बहुत बड़ी भूमिका, और वो समीकरण को बना या बिगाड़ सकते हैं। अब आते हैं केरल पर। केरल की अगर बात करें तो वहां बीजेपी की स्थिति ऐतिहासिक रूप से कमजोर रही है। बावजूद इसके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश में वहां पर लगा हुआ है। लेकिन केरल की सामाजिक और राजनीतिक संरचना इतनी जटिल है कि वहां सिर्फ वैचारिक अपील से सत्ता तक पहुंचना आसान नहीं है। यहां शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, सेक्युलर राजनीति की अगर गहरी पकड़ की अगर बात करें तो गहरी पकड़ है, जो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, या ये भी कह सकते हैं कि गले की फांस बनी हुई है। अब देखिए, सबसे अहम मुद्दा वो वादे जो हर चुनाव में दोहराए जाते हैं, जिनका जिक्र होता है। इस बार अमित शाह मुफ्त गैस सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि जिन राज्यों में पहले से बीजेपी की सरकार है, जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश, क्या वहां जनता को यह सुविधा मिल रही है, मुफ्त गैस सिलेंडर? जमीनी हकीकत अगर देखें तो वो ये है कि कई जगहों पर लोग महंगे दामों पर भी गैस सिलेंडर के लिए जूझ रहे हैं, लाइनों में खड़े हो रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, और कईयों को तो मिल भी नहीं रहा है। अब यहां जो मुद्दा है वो सिर्फ वादे का नहीं है, भरोसे का है।
जब सरकारें बार बार एक ही तरह के वादों को दोहराती है, एक ही तरह की भाषा इस्तेमाल करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो उनका असर है वो सीमित रह जाता है, तो जनता के मन में भी सवाल उठना स्वाभाविक है। आपके भी उठता होगा कि क्या ये वादे सिर्फ चुनावी रणनीति हैं या वाकई नीति का हिस्सा हैं? क्या सिर्फ रेवड़ियां बांटी जा रही हैं? रेवड़ियां मिल भी रही हैं खाने को? दरअसल पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जो तस्वीर उभर कर आ रही है ना दोस्तों, वो यही दिखाती है कि बीजेपी को हर जगह अलग अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, अलग अलग चैलेंजेस हैं। कहीं मजबूत क्षेत्रीय नेता, कहीं नए राजनीतिक खिलाड़ी, तो कहीं सामाजिक संरचना ही उनके खिलाफ खड़ी है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो जाता है कि क्या भारतीय राजनीति अब पूरी तरह इश्यू बेस्ड से इमोशन बेस्ड हो चुकी है? क्या घुसपैठ, धर्म, पहचान जैसे मुद्दे वास्तविक समस्याओं जैसे महंगाई, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं को पीछे धकेल रहे हैं? ये तमाम वो सवाल है जो आज कहीं ना कहीं इन उभरती हुई तस्वीरों के बीच खड़े हो रहे हैं। और देखिए, जब जब चुनाव आते हैं, जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और सत्ता में आते ही वो वादे भुला दिए जाते हैं, यानी कथनी करने में फर्क। लेकिन आखिर में यही कि लोकतंत्र की असली ताकत यही है कि जनता सिर्फ सुनती नहीं है, समझती भी है। चुनावी वादे, बड़े बड़े बयान, आरोप प्रत्यारोप, ये सब अपनी जगह है, लेकिन जमीन पर, धरातल पर जो अनुभव है वही सबसे बड़ा सच बनकर सामने आता है। तो अब ऐसे में देखना यह है दोस्तों कि आने वाले चुनावों में जनता किसे तरजीह देती है, नैरेटिव को या अपनी रोजमर्रा की हकीकत को। तो फैसला अब आप लोगों के हाथ में है दोस्तों। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आपका नजरिया क्या है इस पर, आपका फैसला क्या है इस पर? और खासकर मैं इन तमाम राज्यों के लोगों से ही ये अपील करती हूं कि बढ़ चढ़कर आप अपना योगदान दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएं कि आप किसको वोट करेंगे, नैरेटिव को या अपनी रोजमर्रा की हकीकत को। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।